हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम रिवीजन करने जा रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री की। और ये वीडियोस खास तौर पे उन बच्चों के लिए जो शॉर्ट टर्म रिवीजन चाहते हैं, चाहे वो क्लास 12th का एग्जाम दे रहे हो या कंपार्टमेंटल या कोई इम्प्रूवमेंट एग्जाम। तो सरफेस केमिस्ट्री में हम वही टॉपिक्स पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में गिवन है। लेट्स हैव अ लुक। ये टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना है। एडजॉर्प्शन पढ़ना है, फिजियो और केमियोसॉर्प्शन दोनों पढ़ना है। फिर फैक्टर्स पढ़ने हैं, कोलॉइडल स्टेट्स पढ़ने हैं। देन आपको पढ़ना है डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रू सोल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। उसके बाद आपको लायोफिलिक, लायोफोबिक, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड, उनकी प्रॉपर्टीज और कुछ इफेक्ट्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। टिंडल इफेक्ट हुआ, ब्राउनियन मूवमेंट हुआ, इलेक्ट्रोफोरेसिस और कोगुलेशन। ये सारे टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले सरफेस केमिस्ट्री को डिफाइन कर लो। सरफेस केमिस्ट्री क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं दैट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। चाहे आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा हो, इलेक्ट्रो कुछ भी पढ़ा हो, कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा था, तो सारे जो टॉपिक्स हैं दे आर द पार्ट ऑफ या ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री किस चीज को डील करेगा? सरफेस फिनोमेना है, यानी कि किसी सरफेस पे कोई चीज एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, उसके बारे में बात होगी। The study of phenomena occurring at the surface or the interface, यानी कि बाउंड्री के ऊपर जो चीजें होंगी, तो बाउंड्री सेपरेटिंग द टू बल्क फेजेस, ठीक है। तो यानी कि ये एक सरफेस फिनोमेना है और हमें इसको पढ़ना है। अब आते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन हमको पढ़ना है। द मेन पहला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो है एडजॉर्प्शन। आज तक आपने एब्जॉर्प्शन सुना था कि जैसे पानी है, एक बर्तन है जिसमें पानी है, ठीक है, इसमें एक कॉटन का कपड़ा डाल दो, कपड़ा क्या होगा, पूरी तरीके से पानी को सोख लेगा, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। लेकिन जस्ट एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि घर में वुडन डोर है, होते हैं, सबके घर में वुडन डोर होते हैं। आप क्या देखते हो, बरसात में उनको खोलने बंद करने में दिक्कत होती है। क्यों? ये वुडन डोर जो है ना, थोड़े से अपने साइज से बड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो सरफेस है उस पे एटमॉस्फेयर में बरसात के टाइम में ह्यूमिडिटी यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स को सरफेस वाइज एब्जॉर्ब करता है। सरफेस एब्जॉर्प्शन को कहते हैं एडजॉर्प्शन, यानी कि पूरे मैटर में नहीं गया है, पूरे लकड़ी के अंदर अंदर वाटर नहीं गया, बस इस सरफेस पे एडजॉर्ब, मतलब सरफेस पे एब्जॉर्प्शन हुआ, तो उसको कहते हैं एडजॉर्प्शन। So, if you have to define it, the phenomena of attracting and retaining the molecule of a substance बाई सॉलिड और लिक्विड ऑन इट्स सरफेस, यानी कि सरफेस पे अगर हम किसी मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करके रोक के रखते हैं तो उसको कहते हैं हम एडजॉर्प्शन। जैसे कि वाटर वेपर्स आर एडजॉर्ब बाय द सिलिका जेल, एग्जांपल है ये। अमोनिया इज एडजॉर्ब बाय द चारकोल। जो केमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़ते हो ना, जिसमें आप देखते हो कि कैटलिस्ट क्या करते हैं, कैटलिस्ट जो होते हैं ना, वो ज्यादातर आप देखोगे कि ऐसे ही एडजॉर्प्शन के प्रोसेस से कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। एडजॉर्प्शन के बच्चे दो टाइप्स हैं, एक तो फिजियोसॉर्प्शन, दूसरा कीमियोसॉर्प्शन। फिजियोसॉर्प्शन का मतलब जहां पर दोनों एडजॉर्प्शन के ही टाइप हैं, ठीक है। फिजियोसॉर्प्शन में क्या होगा, जो हमारा वीक वैन डर वाल्स फोर्स है वो एग्जिस्ट करेगा बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट आप जानते हो, दो चीजें होती है। सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्यूट क्या होता है, जिसको हम घोलते हैं, और सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें हम घोलते हैं। उसी तरीके से एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट में यही अंतर है। एडजॉर्बेट वो सब्सटेंस है जिसको हम एडजॉर्ब कराते हैं, और जिस सरफेस पे कराते हैं वो है हमारा एडजॉर्बेंट, ठीक है। तो फिजियोसॉर्प्शन में क्या होगा, बहुत ही वीक वैन डर वाल्स फोर्स होगा बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। दो ही चीजें हैं ना, जैसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, वैसे ही एडजॉर्प्शन में एक होगा एडजॉर्बेट, दूसरा होगा एडजॉर्बेंट। कीमियोसॉर्प्शन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग होगा, ठीक है, वहां पर केमिकल बॉन्डिंग होगी। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजियो एंड कीमियोसॉर्प्शन। ये टाइप आपको पढ़ना है तो एक आध डिफरेंस हम जानते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन अ सॉलिड डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर्स। तो ये फैक्टर्स क्या, आप बिल्कुल मेन पॉइंट्स याद करके जाओ। इसका डिस्कशन बहुत है, लेकिन उतना आपके पास टाइम नहीं है, तो कम से कम मेन पॉइंटर्स लिखोगे तो आपके पास नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो, मान लो एक सॉलिड सरफेस है, ठीक है, तो ये मेरा एडजॉर्बेंट है। इसके ऊपर मैं गैस मॉलिक्यूल्स को एडजॉर्ब करा रही हूँ, तो गैस मॉलिक्यूल्स मेरा हो गया एडजॉर्ब।
एब्जॉर्बेट। ठीक है, तो ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? इन पहला बात तो इनका नेचर कैसा है, ठीक है, क्योंकि इनके बीच तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, फिजियोसॉर्प्शन में वीक होगा और कीमियोसॉर्प्शन में मजबूत होगा। तो ये जो बॉन्ड बनाएंगे आपस में, ये उनके नेचर पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। दूसरा नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। तीसरा, केमिस्ट्री में टेम्परेचर और प्रेशर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। टेम्परेचर जो है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा और उस समय क्या प्रेशर होगा, दैट विल आल्सो बी अ डिसाइडिंग फैक्टर। तो ये चार फैक्टर्स हैं जिस पे एब्जॉर्प्शन डिपेंड करेगी। अब देखो बच्चों, अब एक इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है। ये जो हम सॉल्यूशन पढ़ाते हैं ना, सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्वेंट और सॉल्यूट। ठीक है, अब मान लो कि सॉल्यूट का साइज, ठीक है, अगर मान लो कि दो चीजों को मिला रहे हैं, तो जो जिस चीज का अमाउंट कम है उसको जनरली हम सॉल्यूट कहते हैं ना, जिसका अमाउंट ज्यादा है उसको सॉल्वेंट। ये जो सॉल्यूट है उसका पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है सॉल्यूशन का तीन टाइप। तो पार्टिकल के साइज के हिसाब से हमने तीन कैटेगरी बनाई है: ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। तो इनके बीच डिफरेंस एग्जाम में आता है। मैंने बहुत ही छोटे छोटे पॉइंटर्स बनाए, आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो। ट्रू सॉल्यूशन, जैसे कि नमक को मिला दिया पानी में, वाटर प्लस सॉल्ट, नमक पानी का घोल है, इट इज अ ट्रू सॉल्यूशन। ये होमोजीनियस होते हैं, यानी कि एक ही जैसे होते हैं थ्रू आउट। कहीं से भी एक स्पून पानी का निकालोगे, उसका टेस्ट सब जगह बराबर आएगा नमक वाले पानी का, यानी कि ये होमोजीनियस है। डायमीटर ऑफ द पार्टिकल, ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होगा उसका डायमीटर 1 नैनोमीटर से कम होगा। इट पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर। अगर आप इस सॉल्ट और वाटर के सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से पास कराओ तो आपको क्या लगता है? पास हो जाएगा? बड़ी आराम से पास हो जाएगा। नमक पानी के घोल को किसी भी फिल्टर पेपर से पास कराओगे तो पास हो जाएगा, लेकिन इसके पार्टिकल को अगर आप चाहो कि माइक्रोस्कोप से देख ले तो आपको दिखाई नहीं देगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, पॉइंट्स हैं। अब जो कोलॉइड्स होंगे ये भी होमोजीनियस होते हैं। मतलब होमोजीनियस होने का मतलब दे अपीयर टू बी होमोजीनियस। आप आंखों से देखोगे तो आपको कोलॉइड्स जो होंगे वो ट्रू सॉल्यूशन जैसे लगते हैं, हम कई बार धोखा खा जाते हैं, लेकिन वो एक्चुअली होमोजीनियस नहीं होते, वो हेट्रोजीनियस होते हैं। और उसका जो डायामीटर है ना बच्चों, वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। लेकिन इन्हें भी जब आप ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास कराओगे तो ये भी पास हो जाएंगे। तो अब तक डिफरेंस क्या रहा? मेन, इस पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा है। ठीक है, हाँ, इसको अगर चाहो तो आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ से देख सकते हो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे किसी सॉल्यूशन में मान लो कि मिल्क है, मिल्क जो है वो दूध देखने से क्या लगता है? हमें देखने से लगता है ये बेचारा तो ट्रू सॉल्यूशन है। या एक ग्लास जो है आप इंक लगा रख लो, या ब्लड, ये सभी जो है वो कोलॉइड्स हैं। लगते क्या है? लगते हैं हमारे ट्रू सॉल्यूशन, बट वो एक्चुअली ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। तो ये दूध है, ठीक है, एक ग्लास दूध लिया, अब आप यहाँ से लाइट पास कराओ, ठीक है, इस पे जो लाइट फॉल करेगी ना बच्चों, आपको यहाँ पर स्कैटर, ये जो पार्टिकल्स है ना ये लाइट को स्कैटर करेंगे, ठीक है, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन वाले पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते थे। इस तरीके को कहते हैं टिंडल इफेक्ट, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स। कोलॉइडल पार्टिकल्स का खास काम होता है कि जैसे ही लाइट रे इन पे फॉल करती है वो लाइट रे को स्कैटर कर देते हैं। सस्पेंशन जो है ये डेफिनेटली हेट्रोजीनियस है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? पानी में क्ले को मिला दो, ठीक है, इसका पार्टिकल साइज 1000 एनएम से बड़ा होगा, किसी भी फिल्टर पेपर से पास नहीं हो। अब क्ले को पानी में मिलाओ या चौक को पानी में मिलाओ और आप फिल्टर पेपर से पास करवाओ, सारा का सारा सब्सटेंस यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। एंड यू कैन सी दिस विथ योर नेकेड आई, यू डोंट नीड अ माइक्रोस्कोप। तो ये डिफरेंस था ट्रू सॉल्यूशंस, कोलॉइडल एंड सस्पेंशन। तो हमने सॉल्यूशन को पार्टिकल साइज के बेसिस पे तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। 1 nm से छोटा पार्टिकल है वो ट्रू सॉल्यूशन, 1 से 1000 के बीच को कोलॉइड, 1000 से भी बड़ा अगर पार्टिकल है तो हमारा कहलाएगा वो सस्पेंशन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। देखो कोलॉइड्स जब बनाते हैं ना, ठीक है, तो मान लो कि दो चीजों को मिलाना है। जैसे सॉल्यूशन में क्या होता था? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, तो अब जो कोलॉइड, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन,
लेकिन अगर कोई कोलोइड बनाएगा, ठीक है तो ये भी एक सोल्यूशन, लेकिन यहाँ पर नाम थोड़ा सा अलग देंगे। डिस्पर्सन मीडियम, सॉल्वेंट को कहेंगे हम डिस्पर्सन मीडियम, क्योंकि ये वही मीडियम है जिसमें पार्टिकल जो है वो फैल जाते हैं, मिल जाते हैं, और जो मिलते हैं, जो सॉल्यूट है, उसको यहाँ पर हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। तो बेसिकली देखो, सॉल्यूट का नाम पड़ गया डिस्पर्स्ड फेज, सॉल्वेंट का नाम पड़ गया डिस्पर्सन मीडियम। सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलके बनाएगा सोल्यूशन, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम मिल करके बनाएंगे कोलोइड। ठीक है, तो इनकी दो कैटेगरी है, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक। फोबिक का मतलब होता है मींस यू आर नॉट लाइकिंग समथिंग, तो दैट इज फोबिक, और फिलिक मतलब यू आर लाइकिंग समथिंग। तो लायोफोबिक सॉल्यूशंस जो होते हैं, फोबिक है ये, तो दीज कोलोइड्स आर लिक्विड हेटिंग, फोबिया है इनको लिक्विड से, लायो मींस लिक्विड से फोबिया है इनको। ये पार्टिकल्स हैं, दीज कोलोइड्स ऐसे हैं जिसमें डिस्पर्स्ड फेज हैव नो एफिनिटी फॉर डिस्पर्सन मीडियम। ये फोबिया है ना इनको वाटर से, लिक्विड से, तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम में अगर फोबिया है मतलब देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये जो है वो मिक्स नहीं होंगे, एफिनिटी ही नहीं है, तो जब मिलेंगे नहीं तो वो स्टेबल भी नहीं होंगे, राइट। दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सब्सटेंसेस डायरेक्टली, आप फटाफट मिलाओ वो मिक्स हो जाएंगे, लेकिन प्रॉपर मिक्सिंग के लिए आपको क्या चाहिए, स्टेबलाइजिंग एजेंट चाहिए, है ना। दे आर इरिवर्सिबल सॉल्ट्स, ये इरिवर्सिबल सॉल्ट्स हैं। अब देखते हैं लायोफिलिक, फिलिया मतलब यू आर लाइकिंग समथिंग, तो जो लायोफोबिक में था उसका उल्टा लायोफिलिक होगा। ये जो होंगे वो लिक्विड लविंग होंगे। यहाँ पर डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम में, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम में ग्रेट एफिनिटी है, इसलिए ये स्टेबल भी हैं। यहाँ पर हमें स्टेबलाइजिंग एजेंट की नीड नहीं होती। इसको इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डायरेक्टली, इनको हमें स्पेशल मेथड से बनाना पड़ता है, और ये रिवर्सिबल सॉल्ट्स है। तो ये डिफरेंस है लायोफिलिक एंड लायोफोबिक में। Now you have to read a classification of colloids on the basis of type of particles of dispersed phase. Dispersed phase यानी कि जो सॉल्यूट होता है हमारे सॉल्यूशन में, यूजुअली हम भूल जाते हैं ना, तो सॉल्यूशन तो हमें बचपन से पढ़ा होता है ना, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उससे कोरिलेट करके याद करो। तो डिस्पर्स्ड फेज मतलब सॉल्यूट है हमारा सॉल्यूशन का, तो इसके साइज के बेसिस पर हमने दो कोलोइड्स बनाए हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर एंड मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलोइड। नाम से मल्टी का मतलब लग रहा है बहुत सारा, तो colloid in which the colloidal particle consists of aggregates of atoms or small molecule। मल्टी है ना, यानी कि ये एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर, लेकिन चूंकि कोलोइड है तो इसकी जो डायमीटर है वो लगभग 1 nm या उससे लेस ही है। और जो मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स होंगे ये ऐसे हैं, दे आर लार्ज मॉलिक्यूल्स यूजुअली पॉलीमर्स। पहला वाला क्या था, एग्रीगेट ऑफ मॉलिक्यूल्स था, ये अकेले ही बहुत बड़ा है, ठीक है। These molecules have dimensions comparable to those of colloidal particles. Their dispersals are called macromolecular colloids। जैसे कि प्रोटीन है, स्टार्च है, ये खुद ही मैक्रोमोलिक्यूल्स है ना। तो दो तरह के कोलोइड हो गए साइज ऑफ पार्टिकल पे, एक है मल्टी मॉलिक्यूलर यानी कि खुद तो छोटे छोटे हैं लेकिन साथ मिल करके एग्रीगेट कर गए, और दूसरा है मैक्रोमोलिक्यूलर कोलोइड जो खुद में ही बहुत बड़ा है। अब देखो बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड थोड़ा सा देख लो, आई थिंक ये क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी हमने देखा था जो कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मान लो कोलोइडल पार्टिकल है, तो जैसे ही लाइट इस पे फॉल करेगी ना, ये लाइट को स्कैटर कर देगी, लाइट को स्कैटर कर देगी। तो एक इसका मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। अगर आप इसके पार्टिकल्स के मूवमेंट को देखने जाओ, तो मान लो ये पार्टिकल है, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यानी कि जिगजैग मूव करता रहता है। तो इस तरह के मूवमेंट को कहते हैं हम ब्राउनियन मूवमेंट। क्यों कहते हैं ब्राउनियन, ये ब्राउन कलर का नहीं है, ब्राउनियन मूवमेंट इसलिए क्योंकि ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था, ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए ब्राउनियन मूवमेंट। टिंडल ने ये इफेक्ट देखा इसलिए उन्होंने अपने नाम पे रख दिया इसको टिंडल इफेक्ट, ठीक है। इसके बाद ये कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, अगर मान लो हम इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे अप्लाई कर दें तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स मूव करेंगे। तो मूवमेंट ऑफ कोलोइड पार्टिकल्स अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, आपसे ब्राउनियन मूवमेंट पूछा जा सकता है, टिंडल इफेक्ट पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब कोलोइडल पार्टिकल्स के
को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से पास करवाएं तो क्या होगा, तो ये पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर जाएंगे। एंड डिफ्यूजन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स, देखो डिफ्यूजन सिर्फ कोलॉइडल पार्टिकल्स का नहीं, किसी भी पार्टिकल का हाई से लो की तरफ होता है। अब आप खुद ही सोचो ना, मान लो पानी के दो टैंक्स हैं, ठीक है, ये यहाँ तक भरा हुआ है, ये यहाँ तक भरा हुआ है। हमने क्या किया है बच्चों, इसको कनेक्ट कर दो, इन दोनों को हमने एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया, राइट, कनेक्टेड है। अब मुझे ये टैंक ए है, ये टैंक बी है। अब ये बताओ कि नेचुरली पानी कहाँ से फ्लो करेगा, ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ। ऑब्वियसली ए में पानी का हाइट ज्यादा है, यानी कि वो हायर कॉन्सेंट्रेशन पे है, तो वो अपने आप बी की तरफ आएगा। बी से ए पे अगर ले जाओगे तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, मोटर लगाना पड़ेगा, पंप लगाना पड़ेगा, तब जाएगा। तो नेचुरल डिफ्यूजन जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अपने आप होता है। अब जरा देखो टिंडल इफेक्ट को, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये देखो, ये सॉल्यूशन है, कोलॉइडल सॉल्यूशन, यहाँ पे लाइट का सोर्स लगाया, ठीक है। एक ये टिंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो कोन बनाया था, दिस इज कॉल्ड टिंडल कोन। अब देख सकते हो पार्टिकल्स आर गेटिंग, लाइट इज गेटिंग सॉरी स्कैटर्ड ड्यू टू कोलॉइड। यहाँ पे ह्यूमन आई है और यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप है, ठीक है। सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द कोलॉइडल पार्टिकल, then the path of the beam gets illuminated due to scattering of light। ये रास्ता जो है ना, ये चमकने लगेगा, इल्यूमिनेट हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम टिंडल इफेक्ट। दिस इफेक्ट वाज ऑब्जर्व बाय फैराडे एंड लेटर इन डिटेल बाय टिंडल। टिंडल ने इसको डिटेल में स्टडी किया था। द ब्राइट कोन, ये जो कोन है ना, उसको कहते हैं हम टिंडल कोन, ठीक है। अब देखते हैं ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने कोलॉइडल पार्टिकल के मूवमेंट को देखा। देखो कैसे कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कोई इसका गोल नहीं है, कहीं भी चला जाता है, जिगजैग जिगजैग कहीं भी जा सकता है। तो इस कोलॉइडल पार्टिकल के मूवमेंट को देखा गया पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से, ठीक है। तो व्हेन दे सॉ दिस मूवमेंट, उसका नाम रख दिया ब्राउनियन मूवमेंट। दिस मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ कोलॉइड। कोई भी तरह का कोलॉइड ले लो, वो पार्टिकल का मूवमेंट ऐसा ही है, बिल्कुल इधर उधर जिगजैग। अब हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस भी पढ़ा था, आपसे ये 3 नंबर में पूछा जा सकता है, तो आप डायग्राम भी बना सकते हो अगर चाहो तो, नहीं तो एटलीस्ट बता देना कि मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोलॉइडल पार्टिकल्स मूव करते हैं। ये देखो यहाँ पे इसमें कोलॉइडल पार्टिकल्स है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है, एक जगह कैथोड है, एक जगह एनोड है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी को हमने पास करवाया, ओके। ये जो पार्टिकल्स है दे आर मूविंग, राइट। तो इस पार्टिकल के मूवमेंट को इलेक्ट्रिसिटी के असर से मूव करिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है। सो पॉजिटिव पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स कैथोड। कैथोड नेगेटिवली चार्ज है ना, तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो कैथोड की तरफ आएंगे, ऑब्वियस है। और एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, तो जितने भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो एनोड की तरफ अपने आप आएंगे। तो ये है इलेक्ट्रोफोरेसिस। लास्ट टॉपिक है कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। कोगुलेशन का एक बड़ा एग्जांपल, अच्छा खासा एग्जांपल है कोगुलेट करना। जैसे दूध जब फट जाता है, मान लो कि कंटेनर है जिसमें दूध था, वो फट गया, तो उसके बाद क्या होता है, वो चंक्स बन जाते हैं ना, प्रोटीन के चंक्स। दूध क्या एक्सक्यूज मी, मिल्क क्या हो गया, कोगुलेट कर गया। या ब्लड जो होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे कट आ जाए मुझे, ठीक है, थोड़ी देर ब्लड लिक्विड फ्लो करेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये क्लॉट कर जाएगा, यानी कि पार्टिकल्स एग्रीगेट कर जाएंगे, इसको कहते हैं कोगुलेशन। So coagulation of colloid is due to neutralization of charge, due to which particles come near to each other and settle down under the force of gravity. तो इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं हम प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इज कॉल्ड कोगुलेशन। आपको इतना लंबा नहीं याद होता है तो इतना याद कर लो कि ये प्रोसेस ऑफ सेटलिंग है। जैसे मिल्क में जब क्या होता है, दूध फट जाता है, यानी कि जो प्रोटीन के पार्टिकल्स है वो एग्रीगेट कर गए ना, या ब्लड कोगुलेट करता है, यानी कि ब्लड के पार्टिकल्स जो है वो एग्रीगेट कर गए, तो उसी एग्रीगेशन या सेटिंग ऑफ पार्टिकल को कहते हैं बच्चे हम कोगुलेशन। तो ये है सरफेस केमिस्ट्री, इतना ही आप पढ़ के जाओ तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनके भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। टिल देन आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।